नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वोत्तर की अनदेखी के लिए कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। जीएसटी रिफॉर्म पर व्यापारियों से की बात। जीएसटी बजट उत्सव शुरू। जीएसटी की नई दरें आज से लागू। लोगों में काफी उत्साह, व्यापारियों को बड़ी राहत। जीएसटी सुधार पर कांग्रेस बोली, ट्रंप ने लगाया टैरिफ तो मजबूर हुए मोदी। यूएनजीए के उच्च स्तरीय सत्र की शुरुआत। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे न्यूयॉर्क। टैरिफ विवाद के बीच एस जयशंकर की यूएस विदेश मंत्री रूबियो से अहम मुलाकात। विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द होगा ऐलान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे बिहार का दौरा। प्रियंका वाड्रा की भी होगी एंट्री। साथ ही कांग्रेस एमपी ने बिहार चुनाव में लगाया सियासी तड़का। कहा, तेजस्वी ही होंगे सीएम फेस और कोई विकल्प नहीं। पंजाब को मिले बाढ़ के लिए राहत पैकेज पर राजनीति शुरू। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, 1600 करोड़ रुपए का राहत पंजाब के साथ अन्याय, व्यापक पैकेज हो जारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने 5,125 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये राज्य के विकास में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने अरुणाचल प्रदेश की धरती को मां शैलपुत्री की धरती बताते हुए प्रशंसा की। अपने संबोधन के दौरान पीएम कांग्रेस पर जमकर से पीएम ने कहा कि कांग्रेस की एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है, उसे काम को वो कभी हाथ ही नहीं लगाती। कांग्रेस की इस आदत से नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा पीएम ने आत्मनिर्भर बन स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और जीएसटी बजट उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने ईटानगर में व्यापारियों से भी मुलाकात की है। सर, पीएम मोदी का आज का अरुणाचल प्रदेश का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का तो उन्होंने शुभारंभ किया, लेकिन कांग्रेस पर इतना क्यों बरसे? देखिए, कांग्रेस आजकल पीएम मोदी के टारगेट में आ चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने जो तरीके अपनाए, इस बीच सीधे तौर पर एक पॉजिटिव पॉलिटिकल राइवलरी होती है, यानी प्रतिस्पर्धा है आप लोगों के बीच। आप भी ये मानकर चलिए कि लोग जब आपको पसंद करते हैं तो उस राज्य के चुनाव में आपकी जीत होती है। अगर पूरे देश के लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे तो आपकी सरकार होगी। पहले भी आपकी सरकारें रही है, लेकिन ये घृणित मानसिकता, जिस तरीके से आप चोरी का आरोप लगा रहे हो, वो भी वोट चोरी का, ये मुद्दा ऐसा गंभीर हो चुका है कि डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनाव आयोग पर लगा हुआ है। और आरोप कोर्ट में जाने के लिए आरोप के साथ, एविडेंस के साथ कांग्रेस तैयार नहीं है, राहुल गांधी तैयार नहीं है। तो अब तो पॉलिटिकल परसेप्शन का वार चलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकेत दे दिया है कि अब राहुल गांधी या कांग्रेस जो तरीके अपनाती रही है इतने सालों तक, उन तरीकों को उभारो, बताओ कि इसमें कांग्रेस ने अब तक क्या क्या किया और कितने कुकर्मों की लिस्ट कांग्रेस की है, वो सारा उजागर करना पड़ेगा। राहुल गांधी अब होशियार हो जाएं। इतने समय से लगातार मोदी 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 को टारगेट कर रहे थे, अब उनको टारगेट बनने का समय आ गया है, क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब राहुल गांधी को अगले 9 दिनों में ही बता देगा कि असली हिंदुत्व क्या होता है, असली राष्ट्रवाद क्या होता है और असली विकास क्या होता है। जी, तो अरुणाचल प्रदेश को पीएम मोदी ने कई सौगातें दी है। साथ ही आज से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई। नए जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत टैक्स स्लैब की संख्या 4 यानी कि 5%, 12%, 18% और 28% से घटकर 2 यानी कि 5% और 18% ही रह गई है। इसके साथ ही सरकार ने नई ऐसी
ऐसी चीजों पर टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया है जिन पर पहले से 5, 12 या 18% का टैक्स लगता था। वहीं लग्जरी और सीन गुड्स पर 40% का टैक्स निर्धारित किया गया है। सरकार के इस फैसले से लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। व्यापारियों ने नए टैक्स स्लैब का स्वागत करते हुए कहा कि 540 तरह की वस्तुओं पर टैक्स कम होने से सीधे सीधे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स में देरी की है वही आज इसके मसीहा बन गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप ने लगाया टैरिफ तो मजबूरी में पीएम मोदी को जीएसटी सिस्टम लाना ही पड़ा। सर, पूरी दुनिया में खुशी की लहर है, व्यापारी भी खुश हैं, जनता खुश है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को क्या परेशानी हो गई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी रुदाली पार्टी हो चुकी है। ये जीएसटी रिफॉर्म में देरी लाने की बात कर रही है। ये वो पार्टी है जो पूरी दुनिया में जीएसटी के ऊपर बातचीत चल रही थी। भारत के अंदर पिछले 15 सालों से, ये 2014 से पहले की बात है, उस समय पर यह सवाल उठ रहा था कि एक टैक्स स्लैब होना चाहिए और टैक्स सिस्टम होना चाहिए जिससे कि ऐसा ना हो कि बिहार जाएं कुछ और कीमत हो, झारखंड जाएं कुछ और केरल जाएं कुछ और तमिलनाडु जाए तो कुछ और। ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग टैक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए जिससे कि उपभोक्ताओं को समस्या हो और व्यापारियों को समस्या हो। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही खुद से ये बात कही है कि जब हम गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस समय हम लोगों की समस्याएं ये होती थी कि एक महाराष्ट्र में जो टैक्स चल रहा है उससे गुजरात में क्या समस्या होगी। वही प्रोडक्ट महाराष्ट्र में गया तो कुछ और रेट, गुजरात में आया था कुछ और रेट। तो उस समय से ही हमने सोचना शुरू कर दिया था इसके ऊपर और 2014 के बाद ये लागू किया गया। अब लोग इसके साथ हैं। जीएसटी में जो सुधार हुआ, कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है तो टाइम लग जाता है कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं। और अभी सुधार हुआ है तो सुबह लोगों की नींद खुली, बाहर गए दूध लेने के लिए, पता चला कीमत कम हो गई है। पूछा क्यों, तो जीएसटी का स्लैब डाउन हो गया है। अब ये लोग जो दूध, बटर, ब्रेड, सामान्य उपभोग की वस्तुएं और उसके साथ पूजा सामग्री जो नवरात्र के लिए है, वो पूजा सामग्री को तो जीएसटी से बाहर कर दिया 0% वाले में। तो इसलिए चिढ़ इन लोगों को इसी बात से हो रही है कि लोग अगर खुश हैं, लोगों को अगर लग रहा है कि उपभोक्ता के लिए ये बहुत फायदेमंद है, तो फिर इससे उनको फायदा होगा जो राजनीति में इसको ला रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस के लिए समस्या पैदा हो गई है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो ये सुधार की गुंजाइश आई। चलो, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उसका जवाब देने के लिए हम अपने मार्केट के सर्कुलेशन को बढ़ा तो रहे हैं। कोई तो आइडिया है। तुम्हारे सामने एक ही आइडिया हुआ करता था, अगर अमेरिका के आका ने कुछ बोला तो जाकर उसका पैर पकड़ लो, अगर चीन ने आंख दिखाई तो उसके आंख पर चश्मा लगा दो, अगर पाकिस्तान ने आतंकी भेजे तो उसको डोजियर भेज दो। तो ये सिस्टम अब नहीं है, इसलिए चिढ़ तो इन लोगों को होगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब करते हैं अगली खबर की। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के उच्च स्तरीय सत्र की शुरुआत हो गई है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए हुए हैं। एस जयशंकर का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां वो कई देशों के अलग अलग नेताओं और प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। 27 सितंबर को यूएनजीए सत्र की उच्च स्तरीय सभा को भी संबोधित करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। साथ ही भारत अमेरिका के रिश्तों में आई खटास के बीच में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एस जयशंकर की मुलाकात भी काफी अहम है। अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री की पहली मुलाकात है, तो चर्चा इसलिए भी ज्यादा है। सर, टैरिफ का बवाल हो या वीजा का बवाल, ऐसे में जयशंकर का जाना, वो भी यूएनजीए की बैठक में, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, यूएनजीए की बैठक में जाना तो था, जाना तो प्रधानमंत्री को था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, ऐसे समय में तो जाना नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में जाने का मतलब है ट्रंप इनवाइट करेगा। और ऐसे अगर न्यूयॉर्क गए हुए हैं तो वहां पर इनविटेशन को रिजेक्ट करना एक पूरी तरह से आमने सामने की लड़ाई हो जाती है। ये डिप्लोमेटिक तरीके से, ये कटसी के तरीके से, और फिर भारत की अपनी परंपराओं के लिए सही नहीं माना जाएगा। उससे बढ़िया है कि जाओ ही नहीं। अब विदेश मंत्री गए हैं तो वो वहां पर गए अलग अलग देशों के नेताओं के साथ। ये जमावड़ा है, ये ऐसा मेला है जहां पर पूरे दुनिया के सारे देशों के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, ये सारे जुटे हुए हैं। तो वहां पहले से प्लानिंग है
और अमेरिका के विदेश मंत्री पहले से ही मुलाकात करने के लिए बातचीत कर रहे थे कि आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि ट्रंप बार बार ये सोच रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मुलाकात होनी चाहिए, और ये मुलाकात कैसे हो, कहां हो और इसके लिए क्या तैयारी की जाए, तो ये तो जरूरी था। इसीलिए एस जयशंकर के साथ मुलाकात जो रूबियो की होगी, उसमें यह बात भी तय हो सकता है कि आगे आसियान के बैठक में क्या आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, या फिर आगे क्वाड की बैठक जो भारत में होने वाली है उसमें डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। क्योंकि अभी जो बात चल रही है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष या फिर भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच मुलाकात ऐसी जगह ऐसे समय में हो जबकि कोई समिट हो, जैसे कि चीन शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात एससीओ समिट में हुई। तो ऐसे समिट में हो ताकि प्रधानमंत्री मोदी जो इतने समय से रिजेक्शन मोड में चल रहे हैं ट्रंप के लिए, ट्रंप भी एक सम्मानजनक हार स्वीकार कर ले, बेइज्जत होकर सीधे तौर पर पीएम मोदी के साथ माफी ना मांगना शुरू कर दे। तो इसलिए दोनों के बीच ये बात चल रही है। देखिए, हो सकता है कि अक्टूबर में दोनों की मुलाकात हो और फिर आगे की स्थितियां और थोड़ी बदल जाए। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल है, अगले सप्ताह बिहार का दौरा कर सकते हैं। 30 सितंबर की तारीख बताई जा रही है, यानी कि 30 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो वहीं चुनाव को लेकर हलचल भी काफी जबरदस्त है। चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री होने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी। यह सभा मोतिहारी में आयोजित की जाएगी। तो वहीं पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि कोई और विकल्प नहीं है, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। सर, ये महागठबंधन में इतना खिचड़ी क्यों पक रहा है? क्योंकि महागठबंधन खिचड़ी के लायक ही बन चुकी है। जो बिहार में स्थितियां पनपी है, अभी राष्ट्रीय जनता दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके घर पर जो स्थिति है, शायद किसी भी पार्टी के नेता के घर पर वो स्थिति नहीं होगी। अभी लालू का परिवार ही बिखरा हुआ है, दो गुट बने हुए हैं। एक गुट मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, यानी कि जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं उसके दो गुट की बात करते हैं। तो ये तीनों उस पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप में हैं जो एक गुट में हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। अब लालू प्रसाद यादव वो स्थिति में नहीं है कि तेजस्वी की बात को टाल दें, समस्या उनके साथ भी है। इसलिए राजद के अंदर विस्फोटक की स्थिति है। ये वही स्थिति आ गई है जैसे मुलायम सिंह यादव को साइड करके अखिलेश यादव ने पार्टी पर कब्जा कर लिया और मुलायम सिंह यादव ने कहा नहीं नहीं, हम तो अभी बचे हुए हैं, हमारे भाई को भी भूमिका दो। तो शिवपाल यादव के नाम पर अखिलेश यादव ने क्या किया, मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बना दिया। लालू प्रसाद यादव भी संरक्षक बन चुके हैं, लेकिन उनके जो समर्थक लोग हैं राजद के अंदर, वो विद्रोह करने वाले हैं। इसलिए रोहिणी आचार्य, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव, ये तीनों एक गुट में शामिल हो गए हैं तेजस्वी के खिलाफ। अब जब एक पार्टी के अंदर ही, परिवार के अंदर इतना विस्फोट है, तो गठबंधन के अंदर क्या होगा? राजद और कांग्रेस के बीच पट नहीं रही। तेजस्वी यादव को बताया गया कि देखो भाई, राहुल गांधी के पीछे चलोगे तो राहुल गांधी वाला ही हाथ होगा। इसलिए कुछ अच्छी स्थिति देखो, पिछली बार की तरह तुम नेतृत्व कर रहे थे तो देखो सीटें ज्यादा आई थी, इस बार भी नेतृत्व करो, जिस सीटें ज्यादा आएगी। कांग्रेस का मानना है कि नहीं, इस बार तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कृष्णा लवरू कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बिहार में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रही है। ये दूसरी आजादी की लड़ाई बिहार के लिए, कांग्रेस के लिए है। तो दूसरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है? ये कांग्रेस जो कि बिहार की सत्ता पर काबिज थी, यानी वो 90s से पहले कांग्रेस के हैं मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीच में कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान, इन लोगों को छोड़ दे। तो अब ये दूसरी आजादी की लड़ाई का मतलब है कांग्रेस नेतृत्व करे, कांग्रेस बिहार की सत्ता में आए। तो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो यही उभर रही है। तो आपस में लड़ना ही है। अभी चुनाव की घोषणा तक सीट की घोषणा इनकी नहीं होगी और आगे हो सकता है एक दो पार्टियां बाहर भी हो जाए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पंजाब में आई बाढ़ ने पूरे राज्य में त्राहिमाम मचा दिया था। नदियां पूरे उफान पर थी, सड़कें तालाब बन गई और बाढ़ के बहाव में कई लोगों के सिर पर से छत भी छिन गई। पंजाब में बारिश ने भयंकर तबाही तो मचाई, जिसका मंजर पूरे देश ने देखा।
पीएम मोदी खुद पंजाब पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। हालांकि राहुल गांधी भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए पंजाब पहुंचे थे, पर अब बाढ़ के राहत पैकेज को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, पर राहुल गांधी का कहना है कि यह पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित 1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। सर, इस राहत पैकेज को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, राहुल गांधी एक भ्रमित नेता है। जिस पंजाब सरकार ने खुद कहा कि अब तक हमारा अनुमान है कि 13,648 करोड़ रुपया ये नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं 20,000 करोड़ रुपया हुआ है। लेकिन खैर, ये राहत पैकेज का मतलब राहुल गांधी को समझ में आता नहीं है। राहत पैकेज का मतलब ये नहीं है कि केंद्र ने अपनी सारी योजनाओं की राशि उसी में समाहित कर दी। केंद्र सरकार उसके अलावा कोई काम नहीं करेगी। ये जो नुकसान की बात या डिस्ट्रक्शन की बात या फिर जितने वहां पर बाढ़ से प्रभावित गांवों की बात है, हर जगह पर सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर हुआ है? स्कूल बनाने में जो पैसे लगेंगे उसमें क्या केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है, जो टूटे हैं? उसके बाद जो नेशनल हाईवे टूटे हैं उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से नेशनल हाईवे बनेगा? या फिर नेशनल हाईवे जो टूटे हैं जिसके नुकसान की बात कर रहे हैं ये लोग, वो तो केंद्र सरकार को ही बनाना है। किसानों की जो समस्या हुई है, लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हुए हैं, फसल बर्बाद हुई है। अब शिवराज सिंह चौहान जब गए थे, उन्होंने ये जो क्रॉप इंश्योरेंस की बात की, इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने की बात की और कृषि मंत्रालय के तरफ से वहां के किसानों की सुविधाएं दी जाएगी, उनके कर्ज माफ किए जाएंगे, इस साल के माफ किए जाएंगे, उनको मुआवजा दिया जाएगा। वो क्या केंद्र सरकार का नहीं होगा? ये पैकेज की बात ही नहीं है, ये सीरियसनेस की बात है। लेकिन खैर, राहुल गांधी को जिनको बोलना चाहिए भगवंत मान के खिलाफ, जो अलग से फंड बना रहा है, जहां कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप भगवंत मान को बोल रहे हैं कि देखो ये अरविंद केजरीवाल सिसोदिया फंड बना रहा है, ये सिसोदिया फंड है, केजरीवाल फंड है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री रिलीफ फंड की बात नहीं है। इससे अलग इसने फंड बनाया कि बाढ़ से पीड़ितों की सुरक्षा के लिए, उन लोगों के लिए एक फंड बना है जिसमें पूरे दुनिया के पंजाबी पैसा दें, दुनिया के लोग, एनआरआई दे। ये एनआरआई कौन है? इसमें वही लोग भी आते हैं जो पिछली बार पन्नू ने कहा था अरविंद केजरीवाल को 76 करोड़ रुपया चंदा दिया। ये खालिस्तानी नेटवर्क को फिर से वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। वो तो चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो पंजाब के अंदर जहां कुछ समस्याएं आए और उससे फिर जिहादी पैदा किया जाए, कट्टर खालिस्तानी पैदा किया जाए। जैसे ये जिहादी मौलाना गैंग चाहता है, कहीं कुछ ऐसी घटना घटे और युवाओं को भ्रमित करो और वहां से लाओ और जिहादी पैदा कर दो। तो पंजाब में कुछ नई खिचड़ी पक रही है। इसलिए भगवंत मान ने कहा कि नहीं, अकाली दल को भाजपा से गठबंधन नहीं करना चाहिए, या अकाली दल भाजपा के गठबंधन से भगवंत मान को क्या लेना देना, क्योंकि उसको लग रहा है कुर्सी जा रही है। अब कोई कॉन्स्पिरेसी करो जिससे कि फिर से अराजकता पैदा हो, फिर से वही अमृतपाल सिंह जैसा सिचुएशन क्रिएट हो और उसके बाद आम आदमी पार्टी आगे 2027 की तैयारी कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।